Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस और मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल और दोनों को मिलके एस ब्लॉक फॉर्म होता है। मतलब इस चैप्टर में हम एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमें देखना है अल्कली मेटल एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 का डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के हम यूजेस देखेंगे और इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो डायगोनल रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्कली metals and elements of group 2 diagonal relationship uses and biological importance lecture number 5 chapter number 8 elements of group 1 and group 2 with VM Academy नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें 3 छोटे छोटे टॉपिक देखने हैं। डायगोनल रिलेशनशिप देखना है, हमें यूजेस देखने ग्रुप 1 ग्रुप 2 के और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को भी देखना है। पहले देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप से पहले क्या होना चाहिए था, जो सेम ग्रुप के मेंबर है, हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होने चाहिए थे, सेम फैमिली के प्रॉपर्टीज़ उनकी सिमिलर होने चाहिए थे, उनमें ग्रेडेशन होने चाहिए थे प्रॉपर्टीज़ में। बट जो फर्स्ट अल्कली मेटल है जो है लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़ ही दियो, हाइड्रोजन को पकड़ते ही नहीं मेटल। तो पहला जो मेंबर है लिथियम द फर्स्ट मेटल एंड जो पहला अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि होगा बेरिलियम, पहला मेंबर, इसका एटॉमिक नंबर होगा 3, इसका एटॉमिक नंबर होगा 4। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। तो पहला जो मेंबर है, तो ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल का पहला मेंबर लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और ग्रुप 2 मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसका पहला जो मेंबर है वो है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो ये बाकी सारे जो एलिमेंट्स है इनके नीचे वो प्रॉपर्टीज सेम होती है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, बाद में आता है कैल्शियम, यहाँ पे आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम। तो उसके बाद आने वाले सबके प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। सिर्फ ये दो है जो पहले मेंबर वो क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज़ को नहीं दिखाते, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी सबके प्रॉपर्टीज सेम होंगे लेकिन इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते। तो लिथियम क्या होता है, shows many difference when compared with the remaining alkali metals। अल्कली मेटल के साथ अगर इनको इससे कंपेयर करेंगे तो लिथियम के क्या है, थोड़े से क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। एंड इट शोज सेम प्रॉपर्टीज लाइक बेरिलियम। तो ये क्या करता है, बेरिलियम की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब एक्चुअल क्या होना चाहिए था, लिथियम अगर इसका मेंबर है, इनका फर्स्ट मेंबर है लिथियम ग्रुप 1 का अल्कली मेटल का, तो बाकी अल्कली मेटल जैसे इसके प्रॉपर्टीज होने चाहिए थे, बट वैसा नहीं हो रहा है। ये किसके जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मैग्नीशियम जैसे प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है। सिमिलरली बेरिलियम का क्या होना चाहिए था, इट शोज मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टी विद द रिमेनिंग अल्कली अर्थ मेटल। अगर बाकी अल्कली अर्थ मेटल के साथ बेरिलियम को हम कंपेयर करें तो ये भी बहुत ज़्यादा अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। और ये जो आगे का ग्रुप है जिसका सेकंड मेंबर एल्यूमिनियम है, तो वो क्या करता है, एल्यूमिनियम जैसे प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। तो क्या हुआ, लिथियम मैग्नीशियम जैसे प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसे प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल सिमिलर ग्रुप के होने चाहिए। तो एल्यूमिनियम से पहले कौन आता है, बोरॉन आता है, तो ये ग्रुप 13 है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ग्रुप 13 का मेंबर है ये, पहला होता है बोरॉन 5 और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना था, 12 था, ये आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज इसके जैसे और बेरिलियम के प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसे। तो एल्यूमिनियम क्या है, सेकंड एलिमेंट है नेक्स्ट मेन ग्रुप का 13 का। तो यहाँ पे रिलेटिव प्लेसमेंट जो होगी एलिमेंट की, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल इज अक्रॉस अ डायगोनल। तो देखो सेम प्रॉपर्टी वाले क्या हुए पीरियोडिक टेबल में, डायगोनल यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होगा कि लिथियम मैग्नीशियम जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो यहाँ पीरियोडिक टेबल में क्या हो चुका है, यहाँ एक डायगोनल यहाँ पे जनरेट हो चुका है।
तो इसे हम कहेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये हो गया डायगोनल रिलेशनशिप। तो ग्रुप 1 का लिथियम, और अगर पीरियड की बात करें तो ये पीरियड इसका होता है 2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है, और इसका पीरियड होता है 3। तो लिथियम ग्रुप 1 से पीरियड 2 में से, मैग्नीशियम ग्रुप 2 और पीरियड 3 के मेंबर के साथ सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा है। उसके साथ बेरिलियम ग्रुप 2 का मेंबर है, पीरियड 2 का मेंबर, एल्यूमिनियम के साथ ग्रुप 13 का और पीरियड 3 के मेंबर के साथ जो दिखा रहा है, इसे हम कहेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। तो चलो इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो हमें पहला देखना है पॉइंट, लिथियम एंड मैग्नीशियम के बीच का जो डायगोनल रिलेशनशिप होगा उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। तो देखो क्या होगा, द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ दीज एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल अक्रॉस द डायगोनल एंड कॉल्ड एज द डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये क्या हो चुका है, लिथियम यहाँ पे और यहाँ पे कौन है, बेरिलियम है, और बेरिलियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम, और यहाँ पे सोडियम। तो डायगोनल रिलेशनशिप किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो देखो पीरियोडिक टेबल में ये डायगोनल प्लेसमेंट है इनकी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिमिलर प्रॉपर्टी की वजह से क्या कहेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। तो इनका ऐसे रिलेटिव प्लेसमेंट होगा इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लिथियम कहाँ पे प्लेस होता है, ग्रुप 1 में, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, रिसेंबल विथ मैग्नीशियम विद द प्लेस ऑफ ग्रुप 2 एंड द पीरियड 3। ये पीरियड 3 में, ये पीरियड 2 में, तो इसे हम ऐसे दिखा सकते। तो इनके बीच के कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है और ये डायगोनल प्लेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों की रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो पहले हम देख रहे हैं दोनों की भी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ दोनों कैसे रिएक्शन दिखाते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो गए उसकी वजह से, तो डायगोनल रिलेशनशिप है। तो क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज है, चलो देखते हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं, सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं, सिर्फ लिथियम को छोड़ दिया तो। एक्सेप्ट लिथियम ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म करते हैं, सारे M2O मतलब मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते, सिर्फ लिथियम ऐसा नहीं करता। ओके, एज वेल एज पेरोक्साइड, ये क्या करते, पेरोक्साइड भी फॉर्म करते, एंड सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करते। तो लिथियम को छोड़ दिया तो बाकी सारे ग्रुप 1 के मेंबर मतलब अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते, मेटल पेरोक्साइड फॉर्म करते, मेटल सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते, सिर्फ लिथियम ऐसा नहीं करता है। ओके, एंड ये क्या होता है, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन होती है। बट ये जो लिथियम है इसका एनामोलस बिहेवियर है। एनामोलस बिहेवियर मतलब बाकी मेंबर से थोड़ा सा अलग बिहेवियर है। लिथियम है और मैग्नीशियम दोनों भी क्या होते हैं, इनका डायगोनल रिलेशनशिप है, और दोनों भी ऑक्सीजन के साथ तभी हीट होगा, तभी रिएक्ट होंगे जब उसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा तब। तो कैसे रिएक्शन होती है देखो, तो यहाँ पे तो बाकी मेंबर से उनका क्या है, थोड़ा सा अलग बिहेवियर है। तो ये जो लिथियम होगा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है फ्रॉम द एयर, और यहाँ पे फॉर्म करता है लिथियम ऑक्साइड। ओके, मोनोऑक्साइड, ये लिथियम मोनोऑक्साइड। सेम वे मैग्नीशियम भी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, जब इसे क्या करोगे, थोड़ा सा हीट करोगे, और ये क्या फॉर्म करता है, MgO, इसे हम मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड। तो इसने भी मोनोऑक्साइड फॉर्म किया, इसने भी मोनोऑक्साइड फॉर्म किया। ये पेरोक्साइड और क्या है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, तो दोनों भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोनोऑक्साइड क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों की ये प्रॉपर्टी सेम हो गई। जब इनको क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया दोनों को भी, तो दोनों भी क्या कर रहे हैं, अपना अपना मोनोऑक्साइड क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो ये पहली रिएक्शन हो गई, पहली उनकी सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी इनकी रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन भी सेम है। चलो देखते हैं कैसे सेम होगी नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन मतलब N2। All the member of group 1 element react only with oxygen present in air and to form the oxide. While group 2 elements react with both. Group 1 के मेंबर किसके साथ रिएक्ट होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ग्रुप 2 के मेंबर
ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट होते हैं और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट होते हैं और दोनों का मिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं। ये तो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके। ओके, नाइट्राइल फॉर्म होता था, तो ये लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्राइड ये देखा है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो लिथियम है ये लिथियम नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट होता है अगर इसे थोड़ा सा हीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये यहाँ पे फॉर्म करेगा लिथियम नाइट्राइड। तो ये क्या है, लिथियम नाइट्राइड को फॉर्म करता है। बाकी मेंबर नहीं कर रहे, सिर्फ ये कर रहा है अपने पूरे ग्रुप में से। और मैग्नीशियम तो सेकंड मेंबर का ग्रुप है, तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी दिखाता है ये। तो ग्रुप 2 के मेंबर क्या है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट होते हैं और अपना अपना क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। मतलब क्या हुआ, लिथियम ने मैग्नीशियम जैसे ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके मोनोऑक्साइड फॉर्म किया और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होके नाइट्राइड फॉर्म किया। तो इन दोनों रिएक्शन की वजह से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, और इनके बीच में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। इसके अलावा भी है जो आयोनिक साइज होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। पोलराइजिंग पावर मतलब जो चार्ज रेडियस रेशियो होता है उसे पोलराइजेशन पावर कहा जाता है। वो पावर ये डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से इनके बीच में क्या होगा, सेम होगा। तो थोड़ा सा मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो लिथियम है इसकी एटॉमिक रेडियस है 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस है 160 पिकोमीटर, मतलब कितनी, ऑलमोस्ट नियर है। उसके साथ साथ इनकी आयोनिक रेडियस लिथियम की है Li+ आयन की कितनी है, 76 पिकोमीटर है, और यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ आयन की 72 पिकोमीटर है। ये भी क्या है, नियर मोस्ट है। तो इनका क्या है, ये सेम है। उसके बाद Li+ आयन और Mg2+ आयन जो है, इनका जो पोलराइजेशन पावर होती है वो नियरली क्या होती है, सेम होती है। दोनों की पोलराइजेशन पावर, दे हैव नियरली सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो लिथियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आई थिंक 1.00 मानी जाती है और मैग्नीशियम की जो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.20 होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या है, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो ये भी प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से उनके बीच में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है, ऐसा कहा जाता है। तीसरी इनके बीच की प्रॉपर्टी जो है वो देखो कौन सी है, तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ क्लोराइड। लिथियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों भी क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोराइड्स ऑफ लिथियम, लिथियम कौन सा क्लोराइड फॉर्म करता है, LiCl, और मैग्नीशियम कौन सा क्लोराइड फॉर्म करता है, MgCl2। ये दोनों भी क्या होते हैं, डिसलिक्वेसेंट होते हैं। डिलिक्वेसेंट कहा जाता है उनको, डिलिक्वेसेंट मतलब क्या है, ये क्या होंगे, सॉलिड होते हैं, वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते, मतलब सॉलिड हैविंग टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड। तो ये क्या है, सॉलिड है, लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं और क्या है, लिक्विड बन जाते हैं। तो ग्रुप 1 में से सिर्फ ये ऐसा करता है और ग्रुप 2 के सारे मेंबर की ऐसी प्रॉपर्टी वो क्या होते हैं, डिलिक्विसेंट। तो इनको डिलिक्विसेंट क्लोराइड्स कहा जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो लिथियम भी मैग्नीशियम जैसा दिखाता है, जिसे कहा जाता है डिलिक्विसेंट प्रॉपर्टी और डिलिक्विसेंट ऑफ क्लोराइड। तो ये जो क्लोराइड है तो क्या होगा, जब भी ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, तो LiCl ट्वाइस H2O। तो यहाँ से आगे याद रखो, जब भी किसी कंपाउंड के फॉर्मूले के साथ जब ट्वाइस H2O, थ्राइस H2O, जो भी H2O, इसका मतलब है इस सब्सटेंस ने मॉइस्चर को क्या किया है, एब्सॉर्ब किया है। और ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये भी क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर को, और ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म थे इनके, ये क्या होते हैं, धीरे धीरे एक्वियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने लगते हैं बाय एब्सॉर्बिंग द मॉइस्चर। उससे उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिलिक्विसेंट क्लोराइड। ऐसे क्लोराइड जो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेंगे और धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ये क्लोराइड की प्रॉपर्टी जो कि लिथियम और मैग्नीशियम की सेम है। मैग्नीशियम के सारे मेंबर ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन ग्रुप 1 में से कौन दिखाता है ये प्रॉपर्टी, लिथियम दिखाता है। नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी है यहाँ पे, डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट।
तो हीटिंग ऑफ लिथियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट रिजल्ट इन देयर इजी डिकम्पोजिशन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट जो है इसे अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट होता है, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है यहाँ पे रिलीज होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीकम्पोजिशन। ये कंपाउंड डीकम्पोज हो चुका है और स्मॉल पार्ट में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। वैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या करता है, यही प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर इसे भी स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये अपना ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम की सेम है। तो 4 प्रॉपर्टीज सेम देखे हमने। उनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सेम है, उनकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन सेम है, उनके क्लोराइड्स की प्रॉपर्टी है कि ये वो क्या है, डीलिक्वेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं क्लोराइड, और उसके बाद है डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट प्रॉपर्टी भी दोनों की सेम है। उसके साथ साथ उनकी एटॉमिक रेडियाई नियरली सेम है, आयोनिक रेडियाई नियरली सेम है, पोलराइजिंग पावर भी सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ऑलमोस्ट क्या है, नियरली सेम है। इन सारे प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या कह सकते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, और वो पीरियोडिक टेबल में डायगोनल प्लेस्ड है, उनका ऑकरेंस डायगोनल प्लेस है, इसलिए उनके बीच में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम दैट डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अल्कली मेटल्स। अपने बाकी मेंबर से उनके कौन से लिथियम के ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज है जो कि डिफरेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी है उनकी रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के मेंबर है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, लेकिन लिथियम भाई साहब क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे। तो ओनली लिथियम फ्रॉम द अल्कली ग्रुप मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन एयर बाय हीटिंग, एंड द अदर मेंबर्स डज नॉट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बाकी मेंबर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होते, सिर्फ लिथियम क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी थी डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन जो कार्बोनेट का अभी हमने देखा वो भी हो रहा है, तो ये भी कौन दिखाता है, यही एक दिखाता है। तो क्या होगा, अल्कली मेटल कार्बोनेट शोज द रिएक्शन ऑन हीटिंग वाइल लिथियम कार्बोनेट डीकम्पोज। बाकी के क्या करते, रिएक्ट होते, ये क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है इनटू द ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो डिफरेंस है बाकी मेंबर से वो है प्रॉपर्टी ऑफ क्लोराइड। तो जो क्लोराइड्स होते हैं उन क्लोराइड की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पे डीलिक्वेसेंट है फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग हाइड्रेट। तो ये LiCl ट्वाइस H2O फॉर्म करता है, और अदर अल्कली मेटल क्या है, दे डू नॉट फॉर्म द हाइड्रेट, वो क्या है, डीलिक्वेसेंट नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज है जो लिथियम के अपने बाकी मेंबर से थोड़े से क्या है, अलग है। तो चलो पहला डायगोनल रिलेशनशिप हो गया, अभी हमें दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप देखना है, किसके बीच में होगा, वो बेरिलियम एंड द एल्यूमिनियम। इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अगर दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है तो क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो देखो ग्रुप 2 की बात करें और यहाँ पे ग्रुप 13 की बात करें, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीरियड 2 की और पीरियड 3 की। तो पीरियड 2 का मेंबर है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम, और ग्रुप 13 का पहला मेंबर है बोरॉन, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ये जो बेरिलियम है इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, एल्यूमिनियम जैसी है। तो क्या कहेंगे हम, बेरिलियम प्लेस्ड इन द ग्रुप 2 एंड द पीरियड 2 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड इट रिसेंबल एल्यूमिनियम विच इज प्लेस्ड इन ग्रुप 13 एंड द पीरियड 3 लिखना रह गया यहाँ पे। तो पीरियड 3, तो इनके बीच में भी क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है, इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। तो चलो देखते कौन से प्रॉपर्टीज सेम है। तो इनका नियरली चार्ज सेम है दोनों का, इसीलिए तो जो होगा रेडियस जो होती है, तो बेरिलियम की रेडियस कितनी होती है, यहाँ पे 0.065 इतना होता है, जो चार्ज होता है इतना होगा, और जो एल्यूमिनियम होता है उसका कितना होगा,
0.056 इतना चार्ज होगा। तो यहाँ पे द नियरली सेम चार्ज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर आयन, तो ये क्या होगा, दोनों का सेम होगा। उसके साथ साथ इनके और प्रॉपर्टीज सेम है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है देखो, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम एल्यूमिनियम शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी। तो पहली जो मेन दिखने वाली प्रॉपर्टी है वो देखो कौन सी है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है इनका वो सेम है। दोनों भी क्या करते हैं, सेम टाइप के बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो पहला आएगा नेचर ऑफ बॉन्डिंग, तो कौन से है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात हो रही है। तो क्या कर रहे हैं ये दोनों भी, बेरिलियम क्या करता है, चेन स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम के साथ ब्रिज वाला फॉर्म करता है, और ये जो एल्यूमिनियम ये डाइमर फॉर्म करता है क्लोरीन के साथ, यहाँ पे भी ब्रिज स्ट्रक्चर। तो देखो कैसे होगा, बेरिलियम क्लोरीन, बेरिलियम क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन बेरिलियम। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है क्लोरीन के साथ। इसे कहा जाता है चेन स्ट्रक्चर विथ क्लोरीन ब्रिज। क्लोरीन के साथ एक ब्रिज फॉर्म कर रहा है वो, और इसे कहा जाएगा चेन स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ओके, ये कौन फॉर्म कर रहा है, बेरिलियम। एल्यूमिनियम भी सेम स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम लगा दोगे तो ये भी सेम स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉर्म करता है। इसे कहा जाता है डाइमर विथ क्लोरीन ब्रिज। उसे चेन कहा जाता था, इसे डाइमर कहा जाता है, डाइमर विथ क्लोरीन ब्रिज। तो दोनों का बॉन्डिंग का तरीका क्या है, सेम। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई सिमिलर प्रॉपर्टी। दूसरी सिमिलर प्रॉपर्टी है, दोनों भी क्या है, लेविस एसिड है। कैसे लेविस एसिड है, दोनों भी देखो यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू लेविस क्या था, वो क्या था, दोनों भी लेविस एसिड होंगे। तो यहाँ पे जब BeCl2 फॉर्म होता है तो बेरिलियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जब AlCl3 फॉर्म होता है तो एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो दोनों भी क्या हो चुके हैं, अकॉर्डिंग टू लेविस दोनों भी क्या होंगे, एसिड होंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, दोनों भी लेविस एसिड होंगे। तीसरी इनके बीच की प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी वाटर में नहीं हो रही है, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम। सोल्यूबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, BeCl2 एंड AlCl3। तो BeCl2 एंड AlCl3 ये जो दोनों भी है, दोनों के क्लोराइड जो है वो क्या होते हैं, दे बोथ आर डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे कि फेनॉल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में BeCl2 एंड AlCl3 दोनों भी क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो ये तीसरी सेम प्रॉपर्टी है। और इनके बीच की फोर्थ सेम प्रॉपर्टी कौन सी, देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो जो नेचर होता है ऑक्साइड को फॉर्म करने का, वो भी दोनों का सेम है, इनका ऑक्साइड का नेचर सेम है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के भी जो ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइड क्या होंगे नेचर में, ये होंगे एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑक्साइड जब एसिड के कांटेक्ट में आएंगे बेस की तरह रिएक्ट होंगे, और जब बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो एसिड की तरह रिएक्ट होते हैं। तो उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों भी क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बनाते हैं। तो ये चार डायगोनल रिलेशनशिप की प्रॉपर्टीज है जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में सेम होती है। अगर एम्फोटेरिक नेचर, इस पे आपके एग्जरसाइज में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ही देख लेते तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द बेरिलियम ऑक्साइड ट्रीटेड सेपरेटली विथ एक्वियस HCl एंड एक्वियस NaOH, दोनों के साथ सेपरेटली उसे ट्रीट करना है। तो उनका कहना है कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है तो पहले उसको HCl के साथ ट्रीट करो जो कि एक एसिड है। जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे BeCl2 फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। हमें पता है एसिड और बेस का रिएक्ट होने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड के साथ बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया तो ये बेस की तरह क्या हुआ, बिहेव हुआ बेस की तरह। जब इसी बेरिलियम ऑक्साइड को हम NaOH के साथ मतलब बेस के साथ जब इसकी रिएक्शन करते तब देखो क्या होगा, ये तब भी वो क्या होता है यहाँ पे ट्वाइस NaAl
O2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये किसकी तरह दिख रहा है, Na2Be बी चाहिए, Na2BeO2। तो यहाँ पे ये किसकी तरह रिएक्ट हो रहा है, एसिड की तरह। ये भी एक सॉल्ट है और यहाँ पे वाटर। तो क्या हो रहा है, जब बेरिलियम को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वो बेस की तरह बिहेव हुआ, जब बेरिलियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट किया तो वो एसिड की तरह एक्ट हुआ। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या है नेचर में, ये एम्फोटेरिक के नेचर में। तो एम्फोटेरिक नेचर है, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो एसिड जैसा बिहेव होगा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो बेस जैसा। कौन, बेरिलियम ऑक्साइड। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये भी क्या है, एम्फोटेरिक है। तो देखो यहाँ पे Al2O3 जब एसिड के साथ इसे रिएक्ट करोगे तब भी ये क्या करता है, यहाँ पे ये सॉल्ट और वाटर को क्या करता है, फॉर्म करता है। मतलब क्या हुआ, जब एसिड के कांटेक्ट में आया तब ये बेस हुआ, क्योंकि बेस और बेस का कॉम्बिनेशन से सॉल्ट और वाटर बनता है। यही Al2O3 जब NaOH के कांटेक्ट में आया, NaOH क्या है, एक स्ट्रांग बेस है, तभी प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, ट्वाइस ऑफ NaAlO2 और इसके साथ वाटर फॉर्म हुआ। मतलब बेस के कांटेक्ट में आते ये क्या एक्ट हुआ, एसिड एक्ट हुआ। मतलब ये भी क्या है नेचर में, ये भी क्या है, एम्फोटेरिक। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है, एल्यूमिनियम भी बनाता है और बेरिलियम भी बनाता है, इसलिए इनके बीच में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। उन्होंने दिया है BeCl2 इज कोवैलेंट, ये कोवैलेंट है, while MgCl2 इज आयोनिक। ऐसा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, 4, 12, 20। तो इन दोनों की बात हो रही। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, बेरिलियम क्या था, एटॉमिक नंबर था 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1s2 2s2। जब भी Be2 प्लस आयन फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 1s2। मैग्नीशियम की बात करें हम तो एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, जब भी Mg2 प्लस आयन फॉर्म होता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। इतना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अभी हमें इन दोनों आयन की बात, ये देखो छोटा आयन है, ये बड़ा आयन है। तो यहाँ पे क्या होगा, Be2 प्लस Cl माइनस और यहाँ पे Mg2 प्लस Cl माइनस, ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो क्या होगा देखो यहाँ पे Be2 प्लस आयन हैविंग द स्मॉल साइज। अभी तो हमने देखा कि क्या है, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसका और इसका न्यूऑन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसकी थोड़ी सी बिग साइज है एज कंपेयर टू द बेरिलियम। और हमें पता है आयोनिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड होता है, साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन, जिनके बीच में क्या है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अभी ये दोनों जगह पे क्लोरीन है, क्लोरीन को तो सेम प्रॉपर्टी है। मतलब आयोनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे कैटायन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जो कैटायन है इसकी स्मॉल साइज है, ये कैटायन है इसकी बिग साइज है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे हायर होगी क्योंकि साइज क्या है, छोटी है। तो ड्यू टू दिस दे हैव हायर टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मतलब ट्विस्ट करेंगे, अपने शेप को पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अराउंड निगेटिवली चार्ज क्लोरीन। क्लोरीन के अराउंड क्या कर सकते हैं, उसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्लोरीन हैविंग द लार्ज साइज एंड बेरिलियम हैविंग द स्मॉल साइज। तो बेरिलियम इतना छोटू सा है, क्लोरीन इतना बड़ा है। यहाँ पे मैग्नीशियम इतना है, क्लोरीन उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो डिफरेंस देखो दोनों आयन में, ये Mg2 प्लस आयन है, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस आयन है और ये है Be2 प्लस। तो ये छोटी साइज है, यहाँ पे बड़ी साइज है।
इसका रिजल्ट क्या होगा, जो पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर होगा BeCl2 बॉन्ड का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये छोटी साइज है और ये बड़ी साइज है। और Mg2+ क्या है, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन दोनों की साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, Mg2+ और Cl- की। तो इसीलिए BeCl2 क्या होता है, कोवैलेंट है, और MgCl2 क्या है, आयोनिक है। एक बार जो हमने फजान्स रूल्स में भी देखा था, वो भी आप लोग एक बार तो वो भी वीडियो देख सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट वाला, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बहुत डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बताया था। तो याद रखना है कि जो कोवैलेंट और आयोनिक कैरेक्टर होता है वो कैटायन और एनायन के साइज पे डिपेंड होता है। एनायन की साइज जितनी छोटी होगी कोवैलेंट कैरेक्टर उतना बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिलियम हैविंग द स्मॉल कैटायन साइज हैविंग स्मॉल एंड क्लोरीन हैविंग द हायर साइज। बेरिलियम पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी हाई होगी यहाँ पे, ये क्या होगा, एक बिगर साइज की इसमें क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है नेगेटिव चार्ज को, और इसकी वजह से पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर BeCl2 में इंक्रीज होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट साइज सेम है, इसलिए इतना चेंज नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ जाता है। तो कभी कभी जो रिएक्शन होते हैं वो भी फिलिंग ब्लैंक के लिए आ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, Al2CO3 लिथियम कार्बोनेट, हीट करने के बाद उन्होंने यहाँ पे बॉक्स दिया है और यहाँ पे दिया है CO2। तो क्या यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे ये डिकम्पोज होता है ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरी रिएक्शन उन्होंने दी है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है और यहाँ पे दिया है 6HCl, ये फॉर्म होगा ट्वाइस AlCl3 और प्लस यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया है। तो क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, एसिड है, एसिड के साथ Al2O3 जब भी रिएक्ट होता है तो ये सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट के साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है, क्योंकि इसका एम्फोटेरिक नेचर है। तीसरी रिएक्शन यहाँ पे दी उन्होंने, Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH, और यहाँ पे उन्होंने 2 बॉक्स बनाए। तो एसिड के साथ रिएक्ट जब होता है तब ये क्या है, सॉल्ट वाटर बनाता है। वैसे ही बेस के साथ रिएक्ट होके भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे ट्वाइस NaAlO2, और उसके साथ क्या होगा, वाटर क्या होगा, फॉर्म होगा। तो कभी कभी फिलिंग ब्लैंक के लिए ऐसे रिएक्शन भी पूछ लेते। तो ये था बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप। पहला हमने देखा लिथियम मैग्नीशियम के बीच में, और दूसरा हमने देखा बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। अभी हमें देखने हैं यूजेस। तो चलो देखते हैं यूजेस। पहले हम बात करेंगे यूजेस में अल्कली मेटल की, या कह सकते हो ग्रुप 1 मेंबर। मतलब क्या है, ग्रुप 1 के मेंबर की। तो चलो इनके यूजेस क्या क्या है देख लो। लिथियम मेटल यूज्ड एज अ लॉन्ग लाइफ बैटरीज। तो लिथियम को क्या है, लॉन्ग लाइफ बैटरीज में यूज़ किया जाता है। लिथियम बैटरी होता है, हमें 12th में देखना है। तो हमारे जो पहले के मोबाइल थे जिनकी बैटरी क्या थी, रिमूवेबल थी, तो रिमूव करने वाली जो बैटरी थी वो बैटरी क्या थी, लिथियम की थी। तो लॉन्ग लाइफ बैटरी में इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि डिजिटल वॉच है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, वहाँ पे जो बैटरी यूज़ होती है वो लिथियम की होती है। ये पहला यूज़ हो गया। दूसरा है यहाँ पे जो लिक्विड सोडियम है, लिक्विड सोडियम को यूज़ किया जाता है हीट ट्रांसफ़र इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, किस लिए, हीट ट्रांसफ़र के लिए। लिक्विड सोडियम को, सॉलिड नहीं, लिक्विड सोडियम को यूज़ किया जाता है। थर्ड है यहाँ पे जो भी पोटेशियम क्लोराइड है जिसे KCl कहा जाता है, इसे यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र। जो भी खेत होते हैं, मतलब जो भी क्रॉप्स होंगे उनमें फर्टिलाइज़र के तौर पे KCl को यूज़ किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद फोर्थ यूज़ देखो, पोटेशियम को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के मैन्युफैक्चर में क्या है, यहाँ पे पोटेशियम को यूज़ किया जाता है। कौन सा होता है सुपर ऑक्साइड, KO2। ओके, फॉर द ऑक्सीजन जनरेशन। तो सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन जनरेशन के लिए यूज़ होता है। ये जब ब्रेक होंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, जनरेट होता है। और
इसके पास एक और पावर है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन को क्या करता है, यहाँ पे रिलीज करता है। तो इसीलिए इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो ब्रीदिंग इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे इस सुपर ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। जो माउंटेनर्स, उसके बाद जो भी सबमरीन या फिर स्पेस में जाने वाले लोग इसे यूज़ करते। उसके बाद जो लास्ट वाला है जो सीसीएम है, सीसीएम को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सीसीएम को यूज़ किया जाता है इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो जो भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीसीएम को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये यूजेस थे अल्कली मेटल या ग्रुप 1 के एलिमेंट की। तो क्या क्या यूजेस एक बार फिर से देखो। लिथियम मेटल इज यूज्ड एज अ लॉन्ग लाइफ बैटरी, इज यूज्ड इन डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। लिक्विड सोडियम is used for heat transfer in nuclear power station. Potassium chloride is used as fertilizer. Potassium is used in manufacturing of potassium superoxide for the generation of oxygen which absorb the carbon dioxide, and cesium is used in photoelectric cell. तो चलो अभी हमें ग्रुप 2 की बात करनी है। तो ग्रुप 2 की बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल या ग्रुप 2 के मेंबर की बात करेंगे। कहाँ पे यूजेस है, तो पहला यूज़ है यहाँ पे बेरिलियम। बेरिलियम को यूज़ किया जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। मॉडरेट यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। ओके, उसके बाद दूसरा यहाँ पे अलॉय जो होते, अलॉय किसके, मैग्नीशियम के, उसके बाद एल्यूमिनियम के, they are used for the used as a structural material। तो स्ट्रक्चरल मटेरियल की तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। एज वेल एज इनको एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो अलॉय होते हैं उनका लाइट वेट होता है इसकी वजह से। तो एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने के लिए या फिर स्ट्रक्चरल मटेरियल, हम जो घर बनाते हैं तो बहुत सारा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के अलॉय को हम यूज़ करते। तीसरा यूज़ है यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है, Ca2+ आयन। ये एक हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्रेडिएंट है। तो बायोलॉजिकल जो सिस्टम होती है, बॉडी जो होती है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है Ca2+। इसे ये यूज़ है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे बोन्स होते हैं, हमारे टीथ होते हैं। हेल्दी ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कभी कभी देखो, अगर वो मतलब अगर जॉइंट पेन होने लगे तो डॉक्टर बोलते हैं कैल्शियम कम हो गया है। मतलब हमारे बोन के लिए, हमारे टीथ के लिए, हमारे पूरे ह्यूमन सिस्टम के लिए कैल्शियम का आयन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है चौथा यूज़ है यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है, BaSO4। इसे यूज़ किया जाता है इन मेडिसिन। तो इसका मेडिसिनल यूज़ है। ओके, क्योंकि बेरियम मेटल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मेटल है। तो ये बेरियम मेटल को यहाँ पे यूज़ किया जाता है इंटेस्टाइनल एक्सरे। तो जब भी इंटेस्टाइन का एक्सरे करना होता है, मतलब इंटेस्टाइन पता है ना, बड़ा इंटेस्टाइन, छोटा जो हमारी अतड़ी होती है वो, उसके एक्सरे में भी बेरिलियम मेटल को यूज़ किया जाता है। इसका मेडिसिनल यूज भी है। और फिर जो है, जो रेडियम है, इसे यूज़ किया जाता है एज अ रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी जो होते हैं कैंसर में, जो होते हैं जैसे केमोथेरेपी है, तो कैंसर के जो रेडियोथेरेपी होती है उनमें इसको रेडियम को यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये थे यूज अल्कली अर्थ मेटल या ग्रुप 2 के। एक बार फिर से देख लो। बेरिलियम इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अलॉय ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम वाइडली यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल एंड इन एयरक्राफ्ट। Calcium ion is very important ingredient in biological system, essential for health growth of the bones and teeth। टीथ और बोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेरिलियम सल्फेट यूज्ड इन मेडिसिन एंड बेरिलियम मेटल यूज्ड इन इंटेस्टाइनल एक्सरे। रेडियम इज यूज्ड इन अ रेडियोथेरेपी फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये इसके यूजेस थे। अभी हमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखना है, कौन से एलिमेंट होंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जिनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जिनकी ज़रूरत है। तो चलो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। पहले ग्रुप 1 की बात करेंगे, मतलब अल्कली मेटल पे। इस पे क्वेश्चन भी आता है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर क्या यूज़ है इसका। तो देखो यहाँ पे सोडियम आयन जो है,
सोडियम आयन मतलब कौन सा आयन होगा, Na+ आयन। ये लार्ज सप्लाई में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हमारे बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड क्या करता है, प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट टू द सेल। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जब न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट। तो जो हमारे बॉडी का साइटोप्लाज्म होता है, मतलब हमारा जो सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस और यहाँ पे जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। उसमें क्या है, Na+ प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सेल के अंदर। उसके बाद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन की तरफ अगर ऑक्सीजन का जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट था उसे भी ये क्या कर सकता है, रेगुलेट करता है। तो Na+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसे, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब सेल के मेम्ब्रेन के अंदर वाटर का जो पास होता है, वाटर, उसको भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। तीसरा यूज जो होगा, तीसरा सोडियम का, सोडियम आयन पर्टिकुलेट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो जो भी ट्रांसमिशन होता है नर्व सिग्नल का, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जो भी इम्पल्स होता है या सिग्नल होता है जो हमारे ऑर्गन्स ब्रेन की तरफ भेजते हैं और ब्रेन उस पर क्या करता है, जो सिग्नल वापस ऑर्गन की तरफ, मतलब अगर आपने किसी गरम चीज़ को हाथ लगा दिया तो आपका ब्रेन क्या करता है, उस टाइम पे आपको, आपके जो अंदर के ऑर्गन होते हैं, जो नर्व होते हैं, वो क्या करते हैं, दिमाग की तरफ क्या है, एक सिग्नल भेजते हैं कि कुछ चीज़ गर्म लग रही। तो दिमाग की तरफ से तुरंत क्या है, सिग्नल आता है कि आपको हाथ हटाना है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है नर्व सिग्नल का, उसमें Na+ आयन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो पहला है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, दूसरा है यहाँ पे रेगुलेट द वाटर फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन, एंड तीसरा है ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल में जो है सोडियम आयन क्या होता है, यूज होता है। अभी हम पोटेशियम आयन की बात करते हैं, K+ की। तो ये जो पोटेशियम आयन है, मतलब K+ आयन जो है, इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट आयन विद इन द सेल। हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमारे बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारे जो DNA RNA में कन्वर्ट होता है और RNA क्या करता है, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में K+ आयन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अल्सो इसका और एक यूज़ है, जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में, शुगर और फ्रुक्टोज में, तो उसमें भी ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। तो इसके दो यूज़ हो गए, एक के सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करेगा और दूसरा क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा K+। तो ये थे ग्रुप 1 के मेंबर जो जिनका बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट था। अभी ग्रुप 2 का देखते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है हमेशा, हाउ आर फॉलोइंग आयंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैविंग द बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट। तो हमें पहला आयन जो है जिसके बारे में बात करनी है उसे कहा जाता है मैग्नीशियम आयन और Mg2+ आयन। क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसका देखो, तो Mg2+ आयन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं ये, फोटोसिंथेसिस का काम करने वाले पिगमेंट है ये। जब भी लिप का कलर ग्रीन दिख रहा है प्लांट का, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट है जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करते हैं, कैरिड आउट करते हैं। तो Mg2+ आयन फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट होता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकेज ऑफ शुगर। तो जो ब्रेकेज होगा शुगर का, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल को क्या करता है, शुगर नहीं कह सकते, ग्लूकोज कहेंगे। तो ग्लूकोज का जो होता है ब्रेकेज, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फैट मोलिक्यूल्स होते हैं, उन फैट मोलिक्यूल्स के ब्रेकेज में भी Ca+ आयन क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
जब भी प्रोटीन बनता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सब प्रोसेस में ये एक्ट होगा एज अ एंजाइम। एंजाइम मतलब क्या होते हैं, हमारे बॉडी के कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, सारे प्रोसेस को रेगुलेट करते। और मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी में जितना मैग्नीशियम प्लस प्रेजेंट होगा, अगर फैट मोलिक्यूल को वो ब्रेक कर रहा है, मतलब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, वो घटाता है। तो Mg2+ आयन जितना हमारे बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट होगा, उतना क्या होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, कम होता है। तो ग्रीन वेजिटेबल जब भी हम खाते हैं उससे हमें Mg2+ मिलता है, जिससे फैट मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रेकेज होता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, कम होता है। इसलिए हरी सब्जियां खानी चाहिए। दूसरा हमें देखना है Ca2+ आयन। तो देखो Ca2+ आयन क्या है, इस कैल्शियम आयन कहा जाता है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है Ca2+। क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, पहला देखो, पहला पॉइंट। तो ये जो Ca2+ आयन होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बोन। हमारे बोन इससे बनते हैं, हमारे टीथ भी इससे ही बनते। तो बोन और टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इस बोन और टीथ को जो बनाता है उसे कहा जाता है एपेटाइट कहा जाता है, जो होता है Ca3PO4 ट्वाइस। फॉस्फोरस और कैल्शियम से हमारे टीथ और हमारे बोन बनते, जिसका ये स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है एपेटाइट, जो कि कैल्शियम कंटेंट है। देखो कैल्शियम और क्या है, पोटेशियम, दोनों से ही बनता है। दूसरा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है इसका, ये एक हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड क्लॉटिंग पता है, जब भी हमें चोट लग जाती है और हमारा खून हमारे स्किन में से बाहर आता है, थोड़ी देर के बाद अपने आप सूखता है, तो क्लॉट फॉर्म हो रहा है। अगर वैसे क्लॉट नहीं फॉर्म हुआ तो हमारे बॉडी से पूरा ब्लड ऐसे बह के बाहर निकल जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी Ca2+ आयन का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है Ca2+ आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल। तो कॉन्सेंट्रेशन एंड जो स्ट्रेचिंग होता है मसल का, उसके लिए भी ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक सप्लीमेंट के तौर पे भी क्या है, इसको यूज़ किया जाता है। इससे हमारे मसल्स बनते हैं, कैल्शियम आयन से मसल्स बनते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है मसल का और स्ट्रेचिंग भी बढ़ाता है। फोर्थ जो इसका इम्पोर्टेंट होगा, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट, इट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रेगुलर ब्रीदिंग ऑफ हार्ट। जो रेगुलर ब्रीदिंग है हार्ट का, उसके लिए भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। या आप ब्रीदिंग कह सकते हो या बीटिंग कहो, जो हार्ट बीट है उसके लिए भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जब हम ब्रीथ करते हैं तभी तो हमारे हार्ट बीट क्या होते हैं, यहाँ पे सुनाई देते हैं हमें, ब्रीदिंग के साथ कनेक्टेड है वो। तो रेगुलर बीटिंग जो होता है हार्ट बीट का, उसमें भी कैल्शियम आयन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो ये कुछ थे बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पे आज का ये टॉपिक यहाँ पे आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने 3 टॉपिक को देखा, डायगोनल रिलेशनशिप, यूजेस एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें हमें क्या करना है, सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देखना है एस ब्लॉक के, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को हमें डिटेल में देखना है, क्या है, इसके यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिएक्शन के स्टेजेस क्या है। उसके बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आयन है। इन सब को डिटेल में देखना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए सबसे इम्पॉर्टेंट, और अभी स्टडी का स्पीड थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।